आज क्लास 9 में संचयन पाठ्य पुस्तक का स्मृति पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। स्मृति पाठ के लेखक श्री राम शर्मा हैं। वैसे स्मृति मतलब क्या होता है उसको समझिए। स्मृति मतलब होता है कि यादगारी। एक कविता में स्मृति शब्द का प्रयोग है कि ले नव विभूति आया प्रभात, मिट गया धरा का तिमिर तोम, हो गया अस्त निस्तेज सोम, स्मृति चिन्ह की ओस की बूंदों को बिखराकर छिप गई है रात, ले नव विभूति आया प्रभात। स्मृति मतलब यादगारी। जब हम किसी चीज को किसी घटना से जोड़ते हैं और उस घटना से रिलेटेड मानते हुए उसको रखते हैं, उसकी यादगार में रखते हैं, तो स्मृति बन जाता है। जो मानस पटल पर, मानव के पटल पर लॉन्ग लाइफ के लिए अपना स्थान बना ले, उसे स्मृति कहते हैं। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। 1908 ईस्वी की बात है। आज 2020 है, ये 1908 है, अर्थात 112 वर्ष पहले की घटना की बात है बच्चों। यह महीना कब का रहेगा? दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। कड़ाके की ठंडक का समय रहा होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा का मतलब होता है एक्सट्रीम कोल्ड, कड़ाके की ठंडक। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई। जब बरसात के समय में बारिश होती है तो ठंडक और बढ़ जाता है। वही हाल ये हुआ था। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही लौट जाओ। कहने का तात्पर्य है, लेखक बता रहे हैं कि 3:30 और 4 का बीच का जाड़े का समय था। लेखक अपने सहयोगियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ झरबेरी तोड़ रहे थे और खा रहे थे। इसी बीच किसी व्यक्ति ने उन्हें पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। उस समय में लोगों को बड़े भाई से बहुत डर लगता था। अपने परिवार के हर सदस्य को लोग सम्मान देते थे, उन्हें ऊंचा स्थान देते थे। लेखक अपने छोटे भाई के साथ झरबेरी तोड़ रहा था। जब इन्हें सूचना मिली कि भाई साहब बुला रहे हैं, तो इन्हें डर लगा कि अब हमें झरबेरी तोड़ने के जुर्म में कड़ाके की पिटाई लगेगी। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। लेखक अपने भाई के साथ घर में प्रवेश किए। उन्हें यह डर लगा कि शायद झरबेरी तोड़ने के जुर्म में हमें पेशी न होना पड़े, जवाब देना न पड़े। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पीटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं, ये बड़ी ज़रूरी है। देखो बच्चों, बड़े भाई को आंगन में लिखते हुए जब लेखक देखे तो इन्हें कुछ देर के लिए तसल्ली हुआ कि बच गए, अब मार नहीं पड़ेगी। शायद किसी काम के लिए भाई साहब ने बुलाया है। भाई साहब ने पत्र चिट्ठियाँ दी उन्हें और कहा कि मक्खनपुर डाकखाने में जाकर डाल आओ। शाम वाली डाक से यह चिट्ठी चली जाएगी, यह बहुत ज़रूरी है। अब देखिए,
जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। कहने का अर्थ है कि लेखक की उस समय में जब पत्र लेकर इन्होंने बाहर निकलना शुरू किया तो कपाने वाली ठंडी हवा बह रही थी। लेखक को ऐसा लगा कि मेरा शरीर पिघल जाएगा, तो उन्होंने धोती से अपना कान बांध ली। माँ ने दोनों भाई को चना भुजाने के लिए दिया था, जो धोती में बांधे हुए और एक हाथ में अपना डंडा लिए हुए लेखक अपने भाई के साथ बाहर निकल पड़े। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण वह मुख डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न बदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें नहीं थी। अब देखो बच्चों, उस जमाने की बात है, आज से 112 साल पहले की बात है। कुर्ते में जेबी नहीं था। अरे जेबी तो कफन में भी नहीं होता है, फिर कुर्ता में क्यों नहीं जेबी था? उस समय पैसों का सख्त अभाव था। लोगों के पास पैसे बहुत कम रहते थे। मानव की आवश्यकताएं सीमित थी। पैसा बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता था, तो लोग सोचते थे कि कुर्ता में जेबी क्यों बनवाएंगे, पैसा रखने के लिए तो है नहीं, तब जेबी बनाकर खाली जेबी क्यों रखें, इसलिए कुर्ता में जेबी नहीं पड़ता था। आज वाली समय नहीं है। आज ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहता है, कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता है कि जिसके पास पैसे नहीं रहते। अब आइए, हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कहने का अर्थ ये है, गांव से जब भी कुछ दूर गाछी में लेखक प्रवेश करे थे, एक कुआं था, उसमें काला सांप पड़ा हुआ था, जिसे लेकर बच्चे उसके साथ खेल हंसी ठठोली करते थे। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा। कुआं कच्चा था का मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ था, और वह 24 हाथ नीचे था। उसमें पानी न था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे कि लोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार कर कहे लगाने। कहने का अर्थ है बच्चे ऐसे भी नटखट होते हैं। लेखक पहला आदमी था उस टीम में, शरारती बच्चों के समूह में पहला आदमी था जो उस कुएं में उझक कर माने झांक कर देखा था। और बच्चे को कुएं में झांकने की नहीं शरारत सूझी थी, मगर लेखक इतने बड़े शरारती थे कि सारे बच्चों के सामने में उन्होंने उझक कर कुएं में झांका। जब बच्चों के समूह में एक बच्चा किसी काम को करता है तो उसका देखा देखी दूसरा बच्चा भी करना शुरू कर देता है। लेखक जब उस कुएं में झांके और उसमें एक ढेला फेंका, ढेला फेंकने के बाद सांप के फुसकार की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। फिर इन्होंने अपनी आवाज़ लगाई और अपने आवाज़ से वह कुएं से रिटर्न होने वाली प्रतिध्वनि को सुना। सारे बच्चे उस कौतूहल में भाग लेते थे। बड़ा ही बचपन का यह समय सुहावना था।
फिर क्या होता है सो देखिए, गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रतिदिन कुएं में ढेले जाते थे, ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कहने का अर्थ है कि लेखक को प्रतिदिन शरारत करने की आदत थी। अपने बच्चों की टोली के साथ उस कुआं में ढेला फेंकना और सांप की फुसकार सुनना यह दैनिक कार्यक्रम था। सो उस दिन पत्र डालते समय भी इन्हें यह प्रवृत्ति आई कि कुआं में ढेला फेंके और कुआं में सांप की फुसकार को सुने। यही काम उन्होंने किया। ये आगे आगे थे और लेखक का छोटा भाई उनके पीछे पीछे चल रहा था। यह कुआं के पास पहुंचे, कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति में चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। देखो बच्चों, लेखक बड़े शरारती थे। अपने तो करते थे, प्लस भाई को भी साथ में रखते थे इस काम में मदद करने में। वह हाथ में टोपी में बड़े भाई द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी था। कुआं के पास ज्यों ही पहुंचा और इन्होंने ढेला कुआं में फेंका, त्यों ही इनके टोपी से चिट्ठी फिसलती हुई चक्कर काटते हुए कुएं में जा गिरा। अब देखो, ये चिट्ठी हाथ से ज्यों ही फिसला तो लेखक को ऐसा लगा जैसे इनका प्राण शरीर से निकल गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं दोनों भाई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर या शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाढ़ मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पीटने के भय से, उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू लुढ़क जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं है, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पीटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पीटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। देखो बच्चों, आज के बच्चे की तरह लेखक उस ज़माने के बच्चे नहीं थे। उस ज़माने के बच्चे सदाचारी थे, आज्ञाकारी थे, सत्यवादी होते थे। वो माता पिता एवं भाई गुरुजनों की आज्ञा का पालन सिरोधार करते थे। आज के बच्चे बिल्कुल लापरवाही हो गए हैं। उन्हें उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं है। आज के बच्चे की तरह अगर चिट्ठी गिरता कुआं में तो आज के बच्चे जाकर
भाई साहब को बोल देते कि मैंने चिट्ठी गिरा दी है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हें दोनों भाई को खटक रहा था कि ये चिट्ठी नहीं पहुंचेगी तो भैया का सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए चिट्ठी निकालने के प्रति वे बिल्कुल सजग थे। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार में भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं बिस्तर से फिरने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने को ठानी। देखो बच्चों, लेखक दुविधा में थे दोनों भाई कि चिट्ठी निकालें या उसको चिट्ठी को ढक दे और भाई साहब को जाकर झूठ बोल दे कि चिट्ठी मैंने डाल दी। आज के जो भी छात्र होते वो बिल्कुल पहले से बिल्कुल अलग है। लेखक इस दुविधा में पड़ गए, परंतु वह सोच लिया कि मुझे किसी भी कीमत पर सांप को मारकर चिट्ठी निकालना है, इसके लिए हमको कुआं में घुसना पड़ेगा। अतः लेखक ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे हमें मौत का आलिंगन करना पड़े, चाहे जो भी हो, मैं सांप को मारकर ही चिट्ठी बाहर निकालूंगा। अतः उन्होंने कुआं में घुसने का इरादा कर लिया और अपने भाई के सहारे धोती पकड़कर लेखक उस 24 हाथ नीचे गहरा कुआं में प्रवेश कर गए। अब आइए, छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। मेरा छोटा भाई नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाले, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिर से डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरस पूर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि उससे पहले मैंने अनेक सांप को मार चुके थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। उसको मारना मैं बाएं ही हाथ का खेल समझता था। देखिए बच्चों, मनुष्य की अटल इरादा और दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम सफलता की ऊंची मुकाम तक पहुंचा देता है। लेखक यह निश्चित कर लिए हुए थे कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हमें चिट्ठी निकालना है, सांप को मारकर, चाहे हमें इसके लिए मृत्यु को स्वीकारना क्यों न पड़े या मरना क्यों न पड़े, मैं तैयार हूँ। अतः उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति करके धोतियों के सहारे अपने भाई की सहायता से कुआं में प्रवेश करने लगे। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठी कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छिड़कानी न करना, ये 2 मार्ग थे। तो पहला मार्ग शक्ति के बाहर था, बात होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना। कहने का तात्पर्य है, लेखक डंडा को धोती के एक फुट में बांध करके सांप के आगे बढ़ाया, जिससे कि सांप उस पर चोट कर सके। और वह लेखक सोच
इसलिए थे कि धोती के सहारे वह सांप को पकड़ लेगा और डंडा से मारेगा। अगर सांप नहीं पकड़ाता है तो डंडा से वार करेगा और उसे मार करके अंत में चिट्ठी बाहर निकाल के सो लेखक यह दृढ़ निश्चय करके कुएं में प्रवेश किए। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई ओर परी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप था, कुछ लगा हुआ था, वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूं करके डंडे पर 3-4 चोटों की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूंकू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूंकू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस खूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारे ढंग बचने के निकल आते हैं। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफा और पोस्टकार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। काफी मशक्कत और परेशानियों को, जोखिम को उठाते हुए लेखक कुआं में प्रवेश किए और सांप से पैतराबाजी करते हुए उन्होंने चिट्ठी और लिफाफे को बाहर निकाल दिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी पहल हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर डंडा खींच लिया। फिर बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए। कहने का अर्थ है कि लेखक और सांप के बीच काफ़ी पैतराबाजी हुआ, जिसमें डंडा नारायण वाहन की तरह लेखक को मदद किया, जिससे लेखक किसी तरह चिट्ठी को निकालने में कामयाबी हो गए। अब देखिए ऊपर कैसे निकलते हैं नीचे से। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथ के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं, पर उस पर 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धौंकनी चल रही थी, पर एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पर मैं ऊपर चढ़ आया था। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर धोती पर देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूड़ कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को
जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। अर्थात लेखक कुएं से बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों को सहन करते हुए वह बाहर निकल गए और धोती पर लेट गए और आराम महसूस करने लगे। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। अब बताइए, घटना है 1908 का, माँ को सुनाते हैं लेखक 1915 में, 7 बरस के बाद सुनाते हैं। 7 बरस तक इन्होंने माँ से छुपा कर रखा। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे के डैने को नीचे छिपा लेती है। माँ ने जब यह घटना सुना तो माँ द्रवित हो गई और वात्सल्य प्रेम में सराबोर हो गई। कितने अच्छे वो दिन थे। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। उस डंडे से लेखक ने न जाने कितनी सांपों को मार चुके थे। वह डंडा लेखक के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन मतलब होता है, नारायण मतलब विष्णु भगवान, वाहन मतलब सवारी। तो विष्णु भगवान का सवारी गरुड़ होता है, जो गरुड़ सांप का परम दुश्मन होता है। अतः लेखक ने अपने डंडा को गरुड़ की संज्ञा दिया है। अब बताओ, यह स्मृति कितनी दिनों तक याद रहा लेखक को। लेखक अपनी माँ को यह घटना का जिक्र 1915 में किए, जबकि घटना 1908 का है। 7 वर्ष तक इन्होंने स्मृति के रूप में, यादगारी के रूप में छिपाए संजोए रखा और 1915 में आकर इन्होंने माँ के सामने वर्णन किया। यह कितना रुचिकर और संपूर्ण स्मृति, यह हमारे यादगारी के रूप में लेखक को हमेशा यादगारी के रूप में रहा होगा और यह एक कहानी या स्मृति बनकर रह गया। अब इसका प्रश्न आंसर करोगे बच्चों। भाई के प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई को बुलाने पर लौटते समय लेखक को इस बात का डर हो रहा था कि हम दोनों भाई मिलकर झड़बेरी तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, शायद किसी ने हमारे भाई को शिकायत कर दिया है, अतः हमारे भाई ने बुलावा भेजा है और हम दोनों को पेशी होने पर कड़ाके की कड़ी सजा होगी, काफ़ी पिटाई लगेगी। ऐसा मन में उन्होंने सोच विचार कर रहा था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली, दूसरा प्रश्न है बच्चों, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? देखिए, बच्चों की टोली और बंदर की टोली दोनों समान होते हैं। जैसे बच्चे भोले भाले नादान होते हैं, उसी तरह से बंदर होते हैं। दोनों का सूझबूझ करीब करीब समानता होती है। बच्चे शरारती होते हैं, उन्हें जब पता चल जाता है कि कुआं में सांप है तो वह उसको ढेला मार मार कर सांप को खिलाता था। सांप गुस्से में आकर फुफकार मारता था, जिसको वह सुन करके काफ़ी बच्चे लोग खुश होते थे और सांप को ढेला से मारते थे। यही दैनिक कार्यक्रम था बच्चों का। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगाया नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? देखिए, यह कथन लेखक को उस मनोदशा का स्मरण करता है कि जब लेखक चिट्ठी लेकर मक्खनपुर डाक खाने जा रहे थे तो राह में पड़ते कुआं में उन्होंने ढेला मारा। ढेला मारने के क्रम में उनके हाथ से चिट्ठियाँ टोपी से फिसलती हुई, चक्कर खाती हुई कुएं में जा गिरा। इस बात को देखकर लेखक को ये स्मरण में नहीं था कि ढेला सांप को लगा या नहीं, परंतु चिट्ठी टोपी से फिसलते हुए लेखक के मन में बड़ा ही दुख पहुंचाया और लेखक को झकझोर दिया। ठीक, अब आगे प्रश्न इसका बनाएंगे बच्चों।
और जो भी प्रॉब्लम होगा आप बताएंगे। मैंने 3 प्रश्न तक समझा दिया, 9 ठो प्रश्न है, 3 हो गया, 6 ठो आप बनाएंगे, न बनेगा फिर मैं बताऊंगा।